राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बछनिया जो है वो सिफरवा के साथ कलकत्ता भाग जाती है। इस गम में झंगटिया वो जो है वो परेशान हो जाती है और अंत में उन्हें एक ही रास्ता सूझता है, सुलेमान का सामना न करना पड़े। इसके लिए वे घर के बैकयार्ड में जो कुआं होता है उसमें कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। शुरू में तो गांव वालों को लगता है कि बछनिया की तरह झंगटिया वो भी शायद भाग गई है, लेकिन वह ये समझने में नाकाम रहते हैं कि आखिर भागी किसके साथ, क्योंकि गांव के सभी लोग गांव में मौजूद थे। सुलेमान जब जेल से छूटकर आते हैं तब गांव के लोग जो हैं उनका सामना नहीं करना चाहते, लेकिन समहाउ सुलेमान को पता चल जाता है कि झंगटिया वो भाग गई है और बछनिया भी भाग गई है। वे भी खासे उदास हो जाते हैं, लेकिन जब वे मुंह हाथ धोने के लिए रात के समय कुएं से पानी खींचते हैं तो बाल्टी जो है किसी चीज में अटकती है और सुलेमान जब उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि झंगटिया वो ही उसके अंदर कूदकर उसने आत्महत्या कर ली है। कुछ समय बाद सुलेमान भी उसी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। यहां पर हमने जाना कि गांव की एक और लड़की इत्तेफाकन कलकत्ता जाती है और वहां पर उसकी मुलाकात जो है बछनिया से होती है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती कि उसके माता और पिता दोनों ने आत्महत्या कर ली है। किस्सा हमने यहां पर खत्म किया था और अब हम चर्चा को यहीं से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एपिसोड की कंटिन्यूटी पिछले एपिसोड से बनी रही, इसलिए दो चार लाइनें पीछे से पढ़ूंगी, जिसमें रजिया जो है खत के जरिए कुलसूम से ये सारी बातें कह रही थी कि किस तरीके से वो कलकत्ता में बछनिया से मिली, लेकिन उसने बछनिया को यह नहीं बताया कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं। चलिए, रजिया ने बछनिया को यह नहीं बताया कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिया अपने दुखड़ा रोने लग गई थी और जरगाम की तबीयत खराब है और दबीर का इम्तिहान होने वाला है, इसीलिए वे 5 से पहले नहीं आ सकती। मगर इन 4 दिनों में उसका बदन तो कलकत्ता में जरूर रहेगा, लेकिन उसकी जान गंगौली में लगी रहेगी। 5 की सुबह को जब वे यूसुफपुर में उतरी तो अभी सूरज नहीं निकला था। अप्रैल की खुनक सुबह थी। हवा ने उसे देखकर लिपटा लिया। मोहम्मद हुसैन ने जल्दी से इक्के पर पर्दा बंधवाया। वह 5 की मजलिस को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अब कि वे ऐसा नहा तैयार करके आया था कि मशरू मियां मुंह देखते रह जाएंगे। फिर भी जब वह रजिया को उतारकर इमाम बाड़े में आया तो फर्श से हुक्का हटाया जा चुका था और हुसैन अली मियां सोज ख्वानी के तख्त पर बैठ चुके थे और शहनशीन का सब्ज तोड़ेदार दरवाजा खोला जा चुका था। वह अलमों को ताजीम देकर एक कोने में बैठ गया, लेकिन फुन्नन मियां ने उसे देख लिया। वे शायद उसे अपने पास बुलाना चाहते थे, लेकिन ऐन इसी वक्त सोज ख्वानी शुरू हो गई। बच्चे खामोश हो गए। मासूम ने देखा कि मुनिस, मद्दू, तन्नू, गग्गे, हसन्ना और इस गिरोह के दूसरे तमाम लड़के जो अभी तक मिंबर के अंदर या पीछे बैठा करते थे, अब फर्श पर बैठे हुए हैं, बुजुर्गों और जानुओं से लगे हुए, और उनकी जगह लेने के लिए दूसरे बच्चे आ गए हैं। ना किसी ने इन बच्चों से कहा कि उन्हें मिंबर के पीछे नहीं बैठना चाहिए और ना किसी ने उन बच्चों को मशवरा दिया कि वे मिंबर में घुस जाएं। ये तब्दीली खुद ब खुद हो गई थी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे जो हैं इसी तरह की चीजें देखते हुए बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं। मासूम कोई 6 साल के बाद आया था, लेकिन इस बीच में कुछ भी तो नहीं बदला था। हुसैन अली मियां वही मरसिया पढ़ रहे थे। उसके बाद वजीर मियां यकीनन मिंबर में से वही मसीहा सुनाएंगे जो आज की तारीख की इस मजलिस में पुश्तों से पढ़ा जा रहा है। तो धर्म के मामले में कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता। परंपराएं जो है वो लोग फॉलो करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। फिर धर्म चाहे कोई भी हो, रूढ़ियों का टूटना इतना आसान नहीं होता। यदि कोई कोशिश करता है तो धर्म जो है वो बार बार दीवार बीच में खड़ी कर देता है। दीवार पर जुन जिन्हा की खून आलदा तस्वीर उसी जगह पर थी। अनीस की रुबाई भी अपनी जगह पर थी। कुरान की आयातें भी उन्हीं जगहों पर थी जहां 5 साल पहले या शायद 50 साल पहले थी। तो कोई तब्दीली जो है कहीं भी देखने में नहीं आ रही थी धार्मिक अनुष्ठानों में। अब फिर वे चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या सिख धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, वो रूढ़ियों को फॉलो करके ही बना रह सकता है। शहनशीन में अमलों की तरतीब वही थी। अलमों पर पड़ा हुआ दुपट्टा वही था। मिंबर का गिलाफ वही था। मजलिस का फर्श वही था। पीले रंग की जमीन, स्याह के फूल और फर्श पर बैठने वाले वही थे। उनकी जगहों पर बैठे हुए थे जहां वे 5 साल या 20 साल पहले से बैठते चले आ रहे थे। फर्क ये हुआ
तो बस इतना कि मिबर के अंदर और मिबर के पीछे बैठने वाले बदल गए थे और चंद जगहें खाली हो गई थी। गोरे मियाँ और अब्बू मोहम्मद मियाँ और रशीद मुख्तार की जगह खाली थी। खाली नहीं थी बल्कि खाली लग रही थी, क्योंकि अगर वे जगह खाली होती तो इसका मतलब ये होता कि वे लोग किसी वजह से नहीं आ सके हैं। वे जगह भरी हुई थी, लेकिन जो लोग वहां बैठे थे वे अनकुश मालूम हो रहे थे। तो अनकुश का मतलब मेरा ख्याल से आउट ऑफ द बॉक्स होगा। बाकी मेरा मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वे उनकी जगह नहीं थी, यानी इन जगहों वाले अब भी नहीं आएंगे। इस फर्श को देखकर मासूम को यकीन हो गया कि गोरे बा, अबू मोहम्मद बा और रशीद मियाँ का इंतकाल हो चुका है। अबू मोहम्मद मियाँ की जगह अबू मियाँ बैठे थे, गोरे मियाँ की जगह शब्बू मियाँ और रशीद मियाँ की जगह डिप्टी अली हादी, क्योंकि हकीम अली अकबर ने किसी मुर्दे की जगह बैठने से इनकार कर दिया था। फिर इन लोगों की खाली जगहों को और नीचे वालों ने पूरा किया, यहां तक कि पूरे फर्श पर इनकलाबी तब्दीलियां हो गई, लेकिन फर्श बुनियादी तौर पर वही रहा। सोज खोने के बाद वजीर मियाँ ने मरसिया पढ़ा। ए कलम दामने कागज पे गुहर रेज हो न फिर। ये मरसिया पुश्तों से सुनते सुनते लोगों को याद हो गया था। वजीर मियाँ को अब पूरा मिसरा नहीं पढ़ना पड़ता था। आधा मिसरा वे पढ़ते तो आधा मिसरा सामेईन अर्थात सुनने वाले पढ़ देते। यही हाल तकरीबन तमाम मरसियों का था। ये मरसिये उन फुन्नन मियाँ को भी याद थे जो निपट अनपढ़ थे, और अग्गू मियाँ को भी याद थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में तालीम पाई थी। तो यही धर्म का कमाल होता है, आपको चीजें एकदम आपको रट्टू तोता वो बना देता है कि यही रटते रहिए, चाहे आप निपट गंवार या अनपढ़ क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ऊंची तालीम वाले क्यों ना हो। तब्दीलियां धर्म जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी तरह की। उदास और तन्हा लम्हों में ये दोनों ही इन्हीं मरसियों को गुनगुनाते थे। इन्हीं मरसियों के लफ्जों के फर्श पर गंगौली के सैयद साहिबान ने जीना मरना, हंसना रोना, मोहब्बत करना और नफरत करना सीखा था। सारी जिंदगी का सारा निजाम बड़े तख्तों के कागज पर खुश खत लिखे हुए इन्हीं मरसियों पर कायम था। हुसैन अली मियाँ ने रुखसत पर रोना चाहा, लेकिन वे कामयाब ना हुए, मगर शहादत की मंजिल आते आते वे अपनी आंखों को नम कर लेने में कामयाब हो गए। फुस्सो मियाँ मुंह खोले भाए भाए रो रहे थे और मिबर के पीछे बैठे हुए लड़के इन्हें यूं रोता हुआ देखकर हंस रहे थे। तो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, कौन नाटक कर रहा है कौन असल में रो रहा है ये बच्चों को मालूम चल जाता है, और बच्चे जो हैं तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। मरसिए के बाद वजीर मियाँ रुमाल के चेहरे का पसीना खुश्क करते हुए मिंबर से उतर आए। माशाअल्लाह, अब्बू मियाँ ने कहा। भाई खूब पढ़ा, डिप्टी अली हादिया बोले। वाह, हुसैन अली मियाँ ने रोले वालों के लहजे में कहा, और फिर वे अपनी सूखी हुई आंखों को कुर्ते के दामन से पहुंचने लगे। वजीर मियाँ ने सबको झुक झुक कर सलाम किया। इस बीच में मोहम्मद हसन ने अपने कोट की जेब से बयाज निकाली और मनूस के लड़कों को सफ में खड़ा कर दिया। हुसैन हुसैन, सारे दोस्त ने एक साथ कहा, और इमाम बाड़ा मातम की धमक से लरज उठा। कोनों के कलमे हिलने लगे। हुसैन हुसैन, बुजुर्गों ने भी धीमे सुरों में आवाज मिलाई। हुसैन हुसैन, मुनिस की आवाज जरा बुलंद हुई। हुसैन हुसैन, सारे दस्ते की आवाज बुलंद होने लगी। मातम का एक झाला लग गया, मगर मासूम ने महसूस किया कि दक्षिण पट्टी का मातम कमजोर हो गया है। तो इसी पुस्तक में बिल्कुल शुरुआती चैप्टर में ही राही मासूम रजा जी ने इस बात को तफ्तीश से लिखा है कि मातम करने में दक्षिण पट्टी वालों का कोई सानी नहीं था, क्योंकि जवान छोकरे जो थे वो इनके दक्षिण पट्टी में बहुत ज्यादा थे, इसलिए मातम तो वो जमकर किया करते थे। मगर मासूम ने महसूस किया कि दक्षिण पट्टी का मातम कमजोर हो गया है। उसने दस्ते पर निगाह डाली। बहुत सी जानी पहचानी शक्लें नजर नहीं आईं। अबुल कासिम नहीं थे, अली सईद नहीं थे, अमजदा नहीं थे, बकरीदवा नहीं था, शम्मू नहीं था। जवानों का गोल आधा हो गया था। ये सब लोग कहाँ गए? मजलिस के बाद उसने फुन्नन से पूछा। लड़ाई में भर्ती हो गए हैं, फुन्नन ने कहा। फिर वे अशरफ उल्ला खां अशरफ से मुखातिब हो गए। ई हमार पोता है, ई के बहुत सी गजल उजल याद हैं। अशरफ उल्ला खां मुस्कुरा दिए।
यतीम का हिस्सा अंजुमन हुसैनिया की जॉइंट सेक्रेटरी मशहू मियाँ ने बेचना शुरू किया। क्योंकि इस मजलिस में बालूशाहियां तकसीम होती थीं, इसलिए यह हिस्सा मौलवी बेदार हुसैन सदरुल फाजिल खरीदते थे। बशीर मियाँ ने खुशामद का ख्याल रखा था कि बड़ी मुश्किल से शक्कर का परमिट हासिल करके बालूशाहियां बनवाई हैं, इसलिए जब मशहूर मियाँ की आवाज़ गूंजी तो उन्होंने मुस्कुराकर मौलवी बेदार की तरफ देखा, मगर मौलवी बेदार ने बोली नहीं लगाई। यह क्या भाई बेदार, क्या आप आज हिस्सा नहीं खरीदेंगे? बशीर मियाँ से रहा ना गया और उन्होंने मौलवी बेदार से पूछ ही लिया। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जब बछनिया भाग जाती है तो मौलवी बेदार इस तरह शर्माते हैं जैसे उनकी अपनी जो है स्त्री भाग गई हो। आजकल इनका मैदा खराब है, फुन्नन मियाँ ने कहा। तमाम लोग हंस पड़े। शब्बू मियाँ को लोगों का हंसना अच्छा नहीं लगा। वे चुपचाप बगल वाले कमरे में चले गए। दो आना, फुस्सू ने बोली लगाई। इतना दाम लगा दिया? डिप्टी अली हादी ने कहा। यह तो सोचो कि आजकल शक्कर नहीं मिलती और भाई बशीर ने मुश्किल से यह मिठाई बनवाई है। मैंने तो इसी ख्याल से सप्लाई ऑफिसर से कह रखा था कि उस बेचारे ने शक्कर की 3 बोरियां चांद रात भिजवा दी थी। 2 रुपया, डिप्टी अली हादी के लड़के ने दाम लगाया। अली हादी मियाँ ने उसे घूरा तो वह सिटपटा गया, क्योंकि उसने सोचा था कि वे उनके हौसले की दाद देंगे और बशीर चा भी खुश होंगे कि चलो किसी ने तो इसका ख्याल किया कि जंग के जमाने में शक्कर नहीं मिलती। घूरते क्यों हैं? वजीर मियाँ ने कहा। 4 बालूशाहियां और रखवा दूंगा ए नाना। उन्होंने हामिद मियाँ को मुखातिब किया जो तबर्रुक तकसीम कर रहे थे। अली हादी भाई का लड़का बोलिस हैं, यतीम के हिस्से में 4 ठो बालूशाही और बढ़ा दीजिए। दरअसल वजीर मियाँ ने अली हादी मियाँ को सप्लाई अफसर की भिजवाई हुई शक्कर के 3 बोरियों का जवाब दिया था। चुप रह बे, हकीम अली कदीर ने अली हादी मियाँ के लड़के को डांटा। इतनी बोली मत बोल के बेदार ठोंस के चुप हो जाएं। आप तो ऐसा कह रहे जैसे बेदार भाई यतीम को 2 रुपया भी ना दे सकत। हुसैन अली मियाँ ने कहा। हम खुद यतीम हैं, मौलवी बेदार ने कहा, क्योंकि उन्हें मालूम था सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बछनिया भाग गई है जिससे वे शादी करना चाहते थे और उसके चक्कर में हक महर जो है उन्होंने इतना तय करवा लिया था कि जितना सैदानियों का होता है, मतलब जलील होना भी मंजूर कर लिया था। यतीम का हिस्सा 2 रुपया, मशहूर ने नारा लगाया। तनु तुम फौज में क्यों नहीं चले जाते? डिप्टी अली हादी ने शब्बू मियाँ के बड़े लड़के से कहा, जो FA का इम्तिहान देकर सीधा गंगौली आया था। कमीशन दिलवा दूंगा। तो ये FA कौन सा एग्जाम है ये मैं नहीं समझ पा रही हूं। MA तो समझ में आता है, मगर FA क्या है? सद्दन को क्यों नहीं भेजते? फुन्नन मियाँ बोले। मरे के वास्ते हमरे ही लड़के रह गए हैं का? तुम कौन हो सद्दन को नहीं भेजने वाले? हकीम साहब चिराग पा हो गए। हम सोचे कि उहो कानी के पास कहीं किहन है ना। उहो कानी का मतलब ये दिया हुआ है क्या जाने, तो ये सेंटेंस में क्या जाने कैसे फिट होगा ये भी थोड़ा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हम सोचा कि उहो कानी का पास किहन है ना और इनका हाथ पांव तनु से अच्छा है। सद्दन ने अपनी तारीफ सुनकर तन्नू की तरफ देखा। उसे अपने कद बदन पर वाकई नाज था। वह तांबे के एक मुजस्समे की तरह चमकदार और कर्रा था। इसके मुकाबले में तनु दुबला पतला सा नौजवान था। तनु को उसका शदीद एहसास था, क्योंकि सैफुनिया नायन ने सद्दन के मुकाबले में उसे रद्द कर दिया था। तो साथ साथ में लव स्टोरीज भी चल रही हैं। मर्द तो मर्द, औरतें भी कम नहीं हैं इसमें। गिनती की ये नवासी और मेहरूनिया की बेटी गजब की निकली थी। तन्नू इस पर 2 बरस पहले आशिक हुआ था। हुआ यह कि वह गर्मियों के आम खाने गंगौली आया था। बड़े फाटक में तो कोई था नहीं, इसलिए वह फुस्सू मियाँ के घर उतरा। गंगौली में फुस्सू मियाँ अपने आमों के लिए मशहूर भी थे। उनके बागों में गाजीपुर के लंगड़ों के अलावा मलिहाबाद के दशहरी और सफेदा, रामपुर के समर बहिश्त और बंबई के अल्फांजो की कलमें थीं। बाजू आम का तो कोई शुमार ही नहीं था। घर के सबसे बड़े कमरे में मंजूर मियाँ अपनी देखरेख में
पाल डलवाते थे। फिर जब तैयार आम हो जाते थे तो वह एक एक टोकरा बशीर और वजीर मियाँ के लिए और एक टोकरा अग्गू और अब्बू मियाँ के लिए रवाना करते और फिर तहमत बांधकर खुद आम खाने में जुट जाते। तन्नू ने फुसैनिया की जवानी को आम के पाल वाले कमरे में देखा था। वह झुकी हुई तैयार आमों को अलग कर रही थी। उसका दुपट्टा ढलका हुआ था और पतला कुर्ता पसीने की वजह से सुरमई जिल्द से चिपक गया था। मतलब उसका जो रंग था वो सुरमई था। दरवाजे पर अंधेरा महसूस करके वह चौंकी। उसका ख्याल था कि शायद फुस्सू मियाँ आ गए हों, क्योंकि वह इधर कई महीने भर से देख रही थी कि फुस्सू मियाँ की आंखों में जैसे राल टपक रही है। यह सोचते ही उसे घिन आने लगी। मंजूर मियाँ को देखकर उसे चिपचिपाहट का एहसास होता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वह उस साय को देखकर घबरा गई, क्योंकि उसे मालूम था कि रब्बन भी और सकीना भी घर में नहीं है। सलमा छोटी बहनों के साथ खलवत में है और इस कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा है। ऐसी हालत में वे इस कमरे में हरगिज ना आती, लेकिन उसे तो सफिरवा ने यह बताया था कि मंजूर मियाँ यूसुफपुर गए हैं, पर सफिरवा से वे बहुत खफा थी। वह हरामी का जना उसकी तरफ देखता भी नहीं था, और देखता भी था तो मियाँ का नाम लेकर मजाक किया करता था। मगर तन्नू को देखकर उसकी जान में जान आ गई, क्योंकि सारे गांव में मशहूर था कि शब्बू मियाँ और बशीर मियाँ के लड़के तो ख्वामख्वा जवान हो रहे हैं, बिल्कुल बुड़बक हैं। मतलब जो औरतों को बुरी नजर से ना देखें वो बुड़बक हैं। लड़कियों को देखकर उन्हें मुस्कुराना भी नहीं आता, तो भला तन्नू को देखकर दुपट्टा ओढ़ने या चिपके हुए कुर्ते को अलग करने की क्या जरूरत थी। वे फिर झुककर आम चुनने लगी। खुद तन्नू उसे देखकर सटपटा गया, मगर लंगड़े आमों की तरह तैयार छातियां बारीक कुर्ते के अंदर चोली से निकली पड़ रही थी और सब्ज चूड़ीदार पजामे का सुर्फ नेफा और नेफे के ऊपर का सारा धड़ नजर आ रहा था। तनु का हल्क खुश्क हो गया। लीजिए, उसने 2 आम तनु के हाथ पर रख दिए। तनु घबराकर पीछे हट गया। सैफुनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप पता लड़कियन को भी मात किए हैं तन्नू भैया। तनु के बदन का सारा लहू खिंचकर कानों के लवों में आ गया। मतलब शर्म से पूरे गाल से कान तक लाल हो गए। हम जा रहे हैं, वह इतना कहकर भाग खड़ा हुआ। सैफुनिया देर तक तन्नू की बुजदिली पर मुस्कुराती रही। फिर चंद दिनों के बाद हकीम साहब के यहाँ पाल ही के कमरे में सदन आया, मगर सदन यह कहकर नहीं भागा कि हम जा रहे हैं। वह अंदर आ गया। उसने उस वक्त सिर्फ एक तहमत बांध रखी थी। सैफुनिया उसकी चौड़ी छाती को देखती रह गई, यहां तक कि छाती इस कदर करीब आ गई कि सैफुनिया के लिए देखना नामुमकिन हो गया। जहां तक उसकी आंखें जा सकती थीं, वहां तक सद्दन की चकली छाती फैली हुई थी। सद्दन ने इस बात का जिक्र अपने हमजोलियों से किया। जाहिर है कि तन्नू भी उसका हमजोली था। चुनाचे वह फिर सैफुनिया से आंख न मिला सका। सैफुनिया को देखते ही उसके कानों के लवे सुर्ख पड़ जाती और उसका हलक खुश्क हो जाता और उसकी भूरी आंखें इधर उधर देखने लगती। सैफुनिया ने भी उसकी इस कमजोरी को भांप लिया था, इसलिए वह उसे छेड़ा करती थी। फिर बछनिया और सुगन और उम्मे हबीबा और सिल्लन और बिल्लो, गरज की दक्कन पट्टी की तमाम जवान और नौजवान लड़कियां उसे छेड़ने लगीं। हद तो यह थी कि सकीना और कुबरा को कभी कभी नईमा बीवी जुमला फेंकने से बाज न आती। और गजब यह हुआ कि यह बात सैफुनिया ने सद्दन को भी बता दी। चुनाचे सद्दन ने भी उसे छेड़ना शुरू कर दिया। इसलिए जब मजलिस के फर्श पर सद्दन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो तन्नू के बदन में तनाव आ गया। वह उसी शाम यूसुफपुर भाग गया और उसकी उम्र 1 साल ज्यादा बताकर फौज में भर्ती हो गया। ये खबर गंगौली में 8 मुहर्रम को आई, जब 8 के गश्त में मातम करने के लिए यूसुफपुर के सुन्नी मातमियों का एक दस्ता आया। यह बात सैफुनिया को भी नहीं मालूम थी कि तन्नू सिर्फ उसी की वजह से फौज में भर्ती हुआ है। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में एक और कहानी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। अब जो है कहानियों का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ेगा इस उपन्यास में। तो अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।